गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। न्यूमेरिकल हम लोग कर चुके हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के। आज इसकी थ्योरी भी खत्म कर देंगे और इसी के साथ आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। चैप्टर का नाम क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ठीक है, चैप्टर का नाम तो सप्लाई है, ये उसी के अंदर एक टॉपिक है। गुड मॉर्निंग सरिता। उसी के अंदर टॉपिक है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो चलिए देखते हैं। बिल्कुल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की तरह है, बस यहाँ पे कर्व का अंतर है। कर्व जो चेंज होगा वो अलग तरीके से चेंज होगा। ठीक है, देखो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई 5 आंसर आते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, जो थ्योरी का क्वेश्चन है सबसे पहला, डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो डिग्रीज में 5 आंसर आते हैं, पांचों के कर्व बना के देखेंगे और पांचों को ढंग से तैयार करेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहला आंसर आता है परफेक्टली इलास्टिक। क्या आंसर आता है? परफेक्टली इलास्टिक। दूसरा आंसर आता है परफेक्टली इनइलास्टिक। परफेक्टली इनइलास्टिक। तीसरा आंसर आता है यूनिटरी इलास्टिक। तीसरा आंसर क्या आता है? यूनिटरी इलास्टिक। चौथा आंसर आता है इलास्टिक या ग्रेटर देन यूनिटी। ओके, उसके बाद पांचवा आंसर आता है इनइलास्टिक या लेस देन यूनिटी। तो ये 5 आंसर आते हैं। कितने आते हैं? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में ये आपके 5 आंसर आते हैं। ठीक है बेटा, अब ये पांचों आंसर किस तरीके से आते हैं, क्या होता है इनके अंदर, कैसा इनका कर्व बनता है, वो सारी चीजें अब हम समझेंगे। ठीक है, ये 5 हैं, मैं अभी हटा रहा हूं, एक एक करके पांचों को समझते हैं। ठीक है, हाँ, तो हमारी सबसे पहली हमारी जो डिग्री आएगी, डिग्री मतलब आंसर आएगा, वो आएगा परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक ईएस कब होता है? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक होती है जब ईएस इज इक्वल टू आंसर इन्फिनिटी आता है। अच्छा, आंसर इन्फिनिटी कब आएगा? भाई ईएस का फॉर्मूला हमें पता है, बड़ा आसान सा फॉर्मूला होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यानी कि प्राइस में कोई चेंज ना हो लेकिन सप्लाई चेंज हो जाए तभी तो आंसर इन्फिनिटी आएगा। जब नीचे की वैल्यू 0 और ऊपर की वैल्यू कुछ होगी तभी तो आंसर इन्फिनिटी आएगा। हाँ बेटा, तो जब प्राइस में कोई चेंज नहीं होगा लेकिन क्वांटिटी सप्लाई फिर भी चेंज हो जाएगी तब आंसर आपका इन्फिनिटी आएगा। कर्व पे कैसे बनाएंगे? कर्व पे बनाएंगे बेटे, मान लो ये आपका प्राइस है, प्राइस फिक्स रहेगा लेकिन क्वांटिटी चेंज हो जाएगी। क्वांटिटी ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, यानी लेकिन प्राइस चेंज नहीं होगा। तो इस केस को हम क्या कहते हैं? परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है, यानी कि इस केस में पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनता है बेटा वो एक्स एक्सिस बनता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्वांटिटी इधर आएगी, प्राइस इधर आएगा। क्लियर? तो परफेक्टली इलास्टिक के केस में जो सप्लाई कर्व बनता है वो कैसा बनता है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब अगर मैं बात करूं परफेक्टली इनइलास्टिक की, तो परफेक्टली इनइलास्टिक आंसर कब आएगा? जब ES इज इक्वल टू 0 आए। तो बेटे ये फॉर्मूला होता है, आंसर 0 कब आएगा? जब प्राइस में तो चेंज हो लेकिन क्वांटिटी में कोई भी चेंज ना हो, तभी तो आंसर 0 आएगा। भाई फॉर्मूला इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो प्राइस में चेंज हो लेकिन क्वांटिटी में कोई चेंज ना हो तभी होगा। परफेक्टली इनइलास्टिक होगा जब ES इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी कि प्राइस में चेंज होगा लेकिन क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं होगा। ऐसे केस में प्राइस यहां पे और क्वांटिटी यहां पे, तो प्राइस चाहे ये हो जाए, चाहे ये हो जाए या चाहे ये हो जाए, लेकिन क्वांटिटी चेंज नहीं होगी। यानी कि इस केस में जो सप्लाई कर्व बनेगा वो पैरेलल टू
वाई एक्सिस बनेगा। कैसा बनेगा? पैरेलल टू वाई एक्सिस। क्लियर हुआ? चलिए थर्ड आंसर की तरफ बढ़ते हैं। जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का थर्ड आंसर आता है वो आता है यूनिटरी इलास्टिक। कैसा आता है? यूनिटरी इलास्टिक। अच्छा, अब आंसर यूनिटरी इलास्टिक कब होगा? जब ES इज इक्वल टू 1 होगा। आंसर ES इज इक्वल टू 1 कब होगा? ES का फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यानी कि जितना चेंज क्वांटिटी में आएगा उतना ही चेंज प्राइस में आएगा, तभी तो आंसर 1 आएगा, है ना? तो इसका जो कर्व बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा कि मान लो ये प्राइस ये क्वांटिटी, तो जितना चेंज प्राइस में उतना ही चेंज क्वांटिटी में। दोनों का स्पेस सेम होना चाहिए, ये वाला और ये वाला, दोनों का स्पेस सेम होना चाहिए। और जब दोनों का स्पेस सेम होगा तो आपका जो सप्लाई कर्व बनेगा बेटे, वो सप्लाई कर्व बनेगा आपका ओरिजिन से। कहां से स्टार्ट हो जाएगा? ओरिजिन से। तो ES इज इक्वल टू 1 में जो सप्लाई कर्व होता है वो स्टार्ट होता है ओरिजिन से, स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। क्लियर? ओरिजिन से स्टार्ट होता है। ES इज इक्वल टू 1, ये वाला स्पेस, ये वाला प्राइस वाला स्पेस और क्वांटिटी वाला स्पेस, दोनों स्पेस कैसे होने चाहिए? सेम होने चाहिए। ओके, चलिए क्यों सेम होने चाहिए? क्योंकि जितना चेंज प्राइस में उतना ही चेंज क्वांटिटी में, तभी ES इज इक्वल टू 1 आएगा। क्लियर? अब इसके बाद हम बात करेंगे केवल इलास्टिक की। तो इलास्टिक क्या होता है? जब ES ग्रेटर देन 1 होता है, जब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई 1 से ज्यादा हो जाती है, तो आंसर 1 से ज्यादा कब आएगा? इलास्टिक, या ग्रेटर देन यूनिटरी भी बोलते हैं इसको। इलास्टिक आंसर कब आएगा बेटे? इलास्टिक आंसर तब आएगा जब क्वांटिटी में ज्यादा चेंज हो और प्राइस में कम चेंज हो। जब क्वांटिटी में चेंज ज्यादा हो और प्राइस में चेंज कम हो, तभी तो आंसर 1 से ज्यादा आएगा, और उसे ही हम क्या कहेंगे? इलास्टिक सप्लाई कहेंगे। कैसे डिनोट करेंगे? डिनोट करेंगे, यहां देखो, ये प्राइस, मान लो इस प्राइस पर ये क्वांटिटी खरीदी जा रही थी, मैं कह रहा हूं जितना चेंज प्राइस में आ रहा है उससे ज्यादा चेंज क्वांटिटी में। आप लोगों को साफ दिख रहा है कि जितना चेंज प्राइस में है उससे ज्यादा चेंज क्वांटिटी में दिख रहा है? बोलो, दिख रहा है ना सबको चेंज? हाँ। अब देखो ये जो कर्व स्टार्ट होगा ना बेटा, ग्रेटर देन 1 वाला, ये कर्व आपका जो है वो स्टार्ट होगा, ये जो कर्व है ये आपका स्टार्ट होगा वाई एक्सिस से, यानी कि इलास्टिक का जो कर्व है वो स्टार्ट्स फ्रॉम वाई एक्सिस। ये वाई एक्सिस से स्टार्ट होता है हमेशा, क्योंकि देखो ये दोनों पॉइंट मुझे मीट करने हैं स्ट्रेट लाइन से, और स्ट्रेट लाइन से ये दोनों पॉइंट तभी मीट हो सकते हैं जब आपका सप्लाई कर्व कहां से स्टार्ट हो रहा हो? वाई एक्सिस से स्टार्ट हो रहा हो। क्लियर? आगे चलो, इसके बाद आती है इनइलास्टिक सप्लाई। इनइलास्टिक सप्लाई इसका जस्ट अपोजिट होती है। इनइलास्टिक आंसर कब आता है? इनइलास्टिक आंसर तब आता है जब ES इज लेस देन 1 होता है। ES इज लेस देन 1 होता है, तो आंसर 1 से कब आएगा? फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो जब क्वांटिटी में कम चेंज हो, प्राइस में ज्यादा चेंज हो, तब आपका आंसर क्या आएगा? 1 से कम आएगा। ऐसे केस में सप्लाई कर्व कैसे बनेगा कि प्राइस में ज्यादा चेंज, मान लो ये प्राइस और ये क्वांटिटी थी, प्राइस में ज्यादा चेंज और क्वांटिटी में कम चेंज। साफ दिख रहा होगा बेटे कि क्वांटिटी केवल इतनी बढ़ी है और प्राइस हमारा इतना बढ़ गया है। ऐसे केस में इन दोनों पॉइंट्स को मीट करने के लिए जो स्ट्रेट लाइन बनेगी वो कहां से स्टार्ट होगी? एक्स एक्सिस से स्टार्ट होगी। ऐसे केस में स्टार्ट्स फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो याद रखना ES इज इक्वल टू 1 जब यूनिटरी इलास्टिक होता है तो सप्लाई कर्व ओरिजिन से स्टार्ट होता है, जब ES इज ग्रेटर देन 1 होता है तो सप्लाई कर्व y एक्सिस से स्टार्ट होता है, और जब ES इज लेस देन 1 होता है तो सप्लाई कर्व आपका x एक्सिस से स्टार्ट होता है। यहां तक कोई दिक्कत है तो पूछ लो, इसके बाद एक टॉपिक और है, फिर आपका चैप्टर खत्म। पूछो फटाफट।
बेटा, तो अब जो तुम्हारा अगला टॉपिक है, या ये कह सकते हो सप्लाई चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, यानी कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के डिटर्मिनेंट। अच्छा, डिटर्मिनेंट में आपको बताना क्या होता है? डिटर्मिनेंट में आपको केवल दो चीजें बतानी होती हैं, कब सप्लाई ज्यादा चेंज होगी और कब सप्लाई कम चेंज होगी। केवल ये बताना होता है आपको कि कब सप्लाई ज्यादा चेंज होगी और कब सप्लाई कम चेंज होगी, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। अच्छा चलिए सुनिए, सबसे पहला है बेटे, सबसे पहला है नेचर ऑफ इनपुट यूज्ड। अच्छा जी, अगर आप ऐसा इनपुट यूज कर रहे हो, समझना पहला वाला, जो इजीली अवेलेबल होता है, क्या कह रहा हूं मैं, अगर ऐसा इनपुट यूज कर रहे हो जो इजीली अवेलेबल होता है, या ऐसा इनपुट यूज कर रहे हो जो नॉट इजीली अवेलेबल, यानी कि जो आसानी से अवेलेबल नहीं होता। समझना जरा ध्यान से, जैसे अगर तुम पानी से बनी कोई चीज बना रहे हो तो सप्लाई ज्यादा कर दोगे क्योंकि पानी इजीली अवेलेबल हो जाता है, लेकिन अगर तुम गोल्ड से बनी हुई कोई चीज बना रहे हो तो सप्लाई कम होगी क्योंकि ES इज लेस देन 1, क्योंकि गोल्ड आसानी से अवेलेबल नहीं होता। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं बेटा कि जो इजीली अवेलेबल है उसकी सप्लाई ज्यादा हो जाएगी, बताओ गलत कह रहा हूं, और जो इजीली अवेलेबल नहीं है उसकी सप्लाई कम हो जाएगी। यानी कि इजीली अवेलेबल जो चीज होती है इनपुट, उनसे बनी हुई जो सप्लाई है वो ज्यादा हो जाती है, और जो नॉट इजीली अवेलेबल इनपुट होते हैं उनसे बनी हुई सप्लाई इनइलास्टिक होती है। आया समझ में? आया समझ में कि नहीं आया, बताओ जल्दी बोलो। आ गया, गुड बेटा। चलिए दूसरा जो होता है वो क्या है? दूसरा है आपका नेचर ऑफ द कमोडिटी। दूसरा क्या है बेटे? नेचर ऑफ द कमोडिटी। कमोडिटी का नेचर क्या है? नेचर का मतलब है कि वो ड्यूरेबल गुड है, कि वो ड्यूरेबल गुड है या वो पेरिशेबल गुड है। समझना मैं क्या कह रहा हूं, कि वो ड्यूरेबल गुड है या वो पेरिशेबल गुड है। तो देखो, पेरिशेबल गुड जैसे दूध, ये सब जल्दी खराब होने वाली चीजें होती हैं, तो आप इनका स्टॉक बना के नहीं रख सकते, इसलिए सप्लाई जो होती है वो लेस देन 1 होती है। लेकिन जो ड्यूरेबल गुड्स होते हैं, टीवी, एसी, फ्रिज, इनका आप आराम से स्टॉक बना सकते हो, इसलिए सप्लाई आप ज्यादा कर सकते हो। समझ रहे हो? तो बेटा ड्यूरेबल और पेरिशेबल, अगर कमोडिटी का नेचर ऐसा है वो कई सालों तक खराब नहीं होगी तो उसकी सप्लाई आप आराम से ज्यादा कर सकते हो। लेकिन ऐसा गुड जिसकी जो जल्दी खराब हो जाता है उसकी ज्यादा सप्लाई करने से कोई फायदा नहीं होता, इसलिए हम उसकी सप्लाई ज्यादा नहीं करते। ठीक है, चलिए दूसरा हो गया। तीसरा क्या है? तीसरा है बेटे कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कह सकते हो। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल मतलब, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल से मतलब क्या है यहां पर, कि अगर रॉ मटेरियल सस्ता है, रॉ मटेरियल सस्ता है, सस्ता मतलब चीप, तो बेटे आप सप्लाई ज्यादा कर सकते हो क्योंकि आपके पास ज्यादा पैसे बचेंगे। लेकिन अगर रॉ मटेरियल महंगा है, कॉस्टली है, तो आप सप्लाई कम कर पाओगे, इसलिए ES इज लेस देन 1। क्लियर? तो रॉ मटेरियल का प्राइस या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी इलास्टिसिटी को इफेक्ट करती है। ठीक है, इसके बाद फोर्थ क्या है भाई? फोर्थ है बेटा टेक्निक। टेक्निक मतलब अभी बताता हूं, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन मतलब आप कौन सी टेक्निक से प्रोडक्शन कर रहे हो, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। तो बेटे प्रोडक्शन की टेक्निक, अगर आप सिंपल टेक्निक यूज कर रहे हो जो सबको समझ में आ जाती है, सारे वर्कर्स को समझ में आ जाए, अगर आप ऐसी टेक्निक यूज कर रहे हो तो ES इज ग्रेटर देन 1, वो ज्यादा सप्लाई कर देंगे। लेकिन अगर आप कॉम्प्लेक्स टेक्निक, यानी कि ऐसी टेक्निक जो आसानी से समझ में नहीं आए, तो ES इज लेस देन 1 होगी। क्लियर? अगर ऐसी टेक्निक यूज कर रहे हो जो आसानी से समझ में नहीं आए तो ES इज लेस देन 1 होगा। क्लियर? चल
इसके बाद फिफ्थ है आपका टाइम फैक्टर। क्या है बेटे? टाइम फैक्टर। तो देखो टाइम फैक्टर, अगर आपको ज्यादा टाइम मिल रहा है किसी चीज को बनाने में तो आप सप्लाई ज्यादा कर सकते हो, अगर आपको कम टाइम मिल रहा है तो आप सप्लाई कम कर पाओगे। ES इज लेस देन 1। टाइम है भाई, जितना ज्यादा टाइम मिल जाएगा उतनी ज्यादा सप्लाई बढ़ जाएगी, जितना कम टाइम मिलेगा उतनी सप्लाई कम हो पाएगी। ठीक है। लास्ट है आपका रिस्क टेकिंग। क्या है आपका? रिस्क टेकिंग। अगर बेटा बिजनेस में रिस्क नहीं लिया तो आप बिजनेस में कभी भी प्रॉफिट नहीं कमा सकते। अगर आप ज्यादा रिस्क लोगे, मोर रिस्क, तो आप सप्लाई ज्यादा कर सकते हो, इसलिए ES इज ग्रेटर देन 1। लेकिन अगर आप लेस रिस्क कम ले रहे हो तो सप्लाई कम करनी पड़ेगी, ES इज लेस देन 1। और ये आपके होते हैं डिटर्मिनेंट। आज पूरा सप्लाई चैप्टर खत्म हो चुका है। कल यानी कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे फॉर्म्स ऑफ मार्केट। सेकेंड लास्ट चैप्टर होगा आपका माइक्रो का, इसके बाद एक चैप्टर और आपकी माइक्रो खत्म। ठीक है बेटा, थैंक यू।